और शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ, जो कि उरी सेक्टर से है, जहां कल सेना ने पाकिस्तान की ओर से घुसपैठ कर रहे 3 आतंकवादियों को मार गिराया, उनका काम तमाम कर दिया है। आतंकवादियों को सेना ने इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के जरिए देखा और अभियान चलाकर उन्हें खत्म कर डाला। अब वो तस्वीरें भी सामने आ गई हैं जिसमें आतंकी घुसपैठ करते हुए नजर आ रहे हैं। जरा देखिए, ये थर्मल कैमरे से ये सब कुछ रिकॉर्ड। 25 अगस्त को सीमा पार से कर रहे थे घुसपैठ, लेकिन घुसपैठ की साजिश एक बार फिर से नाकाम कर दिया भारतीय सेना ने। और घुसपैठ की खबर जैसे ही मिली, सर्विलांस में ये कैद पाकिस्तानी घुसपैठिए, जो आपको हम लाल घेरे के अंदर दिखा भी रहे हैं, ये 3 आतंकवादी सरहद पार से इस तरफ आने की फिराक में थे और हमारी चौकसी, हमारी फौज की चौकसी ने इस पूरे साजिश को नाकाम कर दिया है। 2 तस्वीरों को आपके सामने रख रहे हैं इस वक्त। उरी में घुसपैठ की कोशिश नाकाम भारतीय फौज ने किया, जहां 3 आतंकवादी ढेर, उनका काम तमाम। और सेना ने साफ तौर पर कह दिया है कि जो भी बंदूक उठाएगा वो सीधा गोली खाएगा। और देखिए किस तरह से हाल फिलहाल जब इस तरह की घटनाएं सामने आई हैं, कई आतंकवादी मार गिराए गए हैं इस पूरे महीने। देखिए, इसमें सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से कार्रवाई हुई है। बिल्कुल एलसी पर जो है 3 सस्पेक्ट्स जो है उनकी मूवमेंट नोटिस की गई, वो चैलेंज किया गया और उन्होंने वहाँ से फायर खोल दिया और उसकी जवाबी कार्रवाई में 3 जो हैं टेररिस्ट वो मारे गए हैं और इनकी बॉडीज जो है वो रिकवर कर दी गई हैं और इनके साथ जो असला सामान था, गोला बारूद था, वो भी रिकवर कर लिया गया है। और चलिए सीधा रुख करते हैं श्रीनगर का, जहां से हमारे सहयोगी अशरफ वानी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अशरफ, ये बड़ी कामयाबी हाथ लगी है भारतीय सेना को, किस तरह से इस पूरे साजिश को नाकाम किया है भारतीय फौज ने? आशुतोष, पिछले 1 हफ्ते के दौरान ये तीसरी घुसपैठ की कोशिश थी नियंत्रण रेखा पर, जिसको सेना ने और पुलिस ने विफल कर दिया है। इससे पहले नौशेरा सेक्टर, जो कि राजौरी जिले में आता है, वहां पर 2 घुसपैठ की कोशिशें 21 और 23 तारीख को विफल कर दी थी सेना ने। और कल ये जो घुसपैठ की कोशिश हुई उड़ी सेक्टर, जो कि बारामूला जिले में आता है, वहां पर कमलकोट के पास भारतीय सेना ने विफल कर दी। 3 आतंकी थे जो घुसपैठ की फिराक में थे नियंत्रण रेखा पर। जैसे आपने कहा कि जो अब थर्मल इमेजिंग सिस्टम और आधुनिक जो आले लगे हैं नियंत्रण रेखा पर घुसपैठ को रोकने के लिए, उसकी मदद से इनकी पहचान हुई और उसके बाद सेना ने कार्रवाई करके तीनों को जो है मौत के घाट उतारा और उनके कब्जे से भारी मात्रा में हथियार और गोली बारूद बरामद हुआ। आशुतोष, दरअसल यहां पर यह भी समझना बहुत जरूरी है कि आखिर इतनी घुसपैठ क्यों बढ़ गई। दरअसल सर्दियों का मौसम आने वाला है और सर्दियों में घुसपैठ काफी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि इन पहाड़ी इलाकों में जबरदस्त बर्फबारी होती है, उसमें घुसपैठ करना मुश्किल और नामुमकिन बन जाता है। यही कारण है कि पिछले कुछ हफ्तों से लगातार पाकिस्तान की तरफ से सीमा पार से घुसपैठ की ये कोशिशें हो रही है, जिनको सेना लगातार विफल बहुत बहुत शुक्रिया अशरफ, इस पूरी खबर पर अपडेट हम तक और दर्शकों तक साझा करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं बुलेटिन में और बात करते हैं बीजेपी नेता सोनाली फोगाट की मौत की मिस्ट्री से। अब से थोड़ी देर में आपको बताएं, हिसार में सोनाली फोगाट का अंतिम संस्कार किया जाना है और देर रात सोनाली का पार्थिव शरीर गोवा से दिल्ली के रास्ते हिसार लाया गया है। सोनाली फोगाट के शव को हिसार के सिविल अस्पताल में रखा गया है और थोड़ी देर में पार्थिव शरीर को घर पर लाया जाएगा। सुबह करीब 11 बजे सोनाली का अंतिम संस्कार किया जाना है, जहां सोनाली फोगाट की मौत को लेकर कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं। हार्ट अटैक से मौत है या इसके पीछे कोई गहरी साजिश है, तमाम बातें सामने आ रही हैं। सोनाली के शरीर पर चोट के कई निशान मिले, यानी कि गहरे जख्म। इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। आपको बता दें कि 23 अगस्त को गोवा में सोनाली फोगाट की मौत हुई तो घर वालों ने कई गंभीर सवाल खड़े किए। गुरुवार को शव का पोस्टमार्टम किया गया और इस मामले में घर वालों ने एफआईआर दर्ज कराई है, जिसमें सुधीर सांगवान और सुखविंदर वासी नाम के शख्स को आरोपी बनाया गया है, जिन्हें गोवा पुलिस ने फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। ये तहरीर भी आप देख सकते हैं। गोवा के अस्पताल में पोस्टमार्टम हुआ और सोनाली की हत्या के मामले में ये अब केस दर्ज हुआ है, क्योंकि पहले नॉर्मल बताया जा रहा था कि ये मामला नॉर्मल है, हार्ट अटैक की वजह से मौत हुई, लेकिन बाद में 302 के तहत एफआईआर दर्ज की गई, यानी कि हत्या का मामला बनता है और 2 लोग इसमें गिरफ्तार भी किए गए। परिवार वालों ने पहले ही आरोप लगाए थे कि सोनाली की मौत कोई नॉर्मल मौत नहीं है, बल्कि यह गहरी साजिश का एक हिस्सा है और इसमें कई लोग इन्वॉल्व हैं।
अब हम सीधा रुख करते हैं हिसार का। मिलन शर्मा हमारे साथ हमारी संवाददाता जुड़ रही हैं। मिलन, किस तरह की अभी जानकारी मिल रही है, वहां पर क्या माहौल है और क्या आप देख पा रहे हैं इस वक्त? देखिए आशुतोष, हिसार में हम मौजूद हैं और बताया जा रहा है कि रात को जब एयर एम्बुलेंस से सोनाली फोगाट का पार्थिव शरीर हिसार लाया गया गोवा से, वो इसी मॉर्चरी में रखा गया है इस वक्त बर्फ पर। और यहां से उनका परिवार जो है 9 बजे के बाद उनका पार्थिव शरीर अपने फार्म हाउस पर ले जाएगा, जो तकरीबन 15 मिनट की यहां से दूरी पर है। वहां पर परिवार वाले परिजन हैं, जो उनके फैंस हैं, वहां पर पहुंचेंगे और उन्हें एक अंतिम विदाई देंगे वहां पर। और उसके बाद 11 बजे तक जो है, इस वक्त मैं आपको दिखा रही हूं कि देखिए मॉर्चरी का ताला अभी खोला जा रहा है क्योंकि 9 बज चुके हैं। और यहां से अब बाहर मैं दिखाऊं आपको तो पुलिस भी यहां पर मौजूद है। लोग जो है यहां पर आएंगे। हम देख रहे हैं कि तमाम यहां के जो मॉर्चरी के वर्कर्स है, कर्मचारी हैं, वो अंदर अभी गए हैं। अंदर का सर्वेक्षण किया जाएगा, बाहर आएंगे। और दूसरी तरफ मैं आपको बताऊं कि पुलिस भी सुबह से यहां पर इंतजार में है, क्योंकि सोनाली फोगाट की जो पार्थिव शरीर है उनको यहां से ले जाना है। इन्वेस्टिगेशन एंगल्स की आप बात कर रहे हैं, साथ ही साथ जो 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है उस पर भी काफी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। इस वक्त कहा यह जा रहा है कि उनकी मौत, जिसको दिल का दौरा बताया गया, वो असल में एक हत्या थी, क्योंकि फोरेंसिक रिपोर्ट के वजह से पता चला कि उनकी बॉडी पर जो थे इंजरी मार्क्स थे, यानी कि चोट के निशान थे। और इसीलिए यहां पर परिवार ने बयान दिया है कि हम पहले से कह रहे थे हमारी कंप्लेंट पर गोवा पुलिस ने संज्ञान नहीं लिया, तो सवाल गोवा पुलिस पर भी उठाए जाएंगे। लेकिन हरियाणा सरकार ने कहा है कि अगर परिवार चाहे तो वो सीबीआई प्रोब की मांग भी कर सकते हैं, अगर वो लिख कर दे मुख्यमंत्री खट्टर को। तो फिलहाल यहाँ पर जो है सोनाली फोगाट के इंतजार में कई लोग यहाँ पर मौजूद भी हैं, जमा भी हो रहे हैं। और 11 बजे तक बताया जा रहा है उनका अंतिम संस्कार आज हिसार में किया जाएगा, उनके पैतृक गांव में। शुक्रिया मिलन इस खबर पर जानकारी देने के लिए। अपूर्वा जयचंद्रन, आपसे जानना चाहूंगा, चूंकि मामला ये काफी संवेदनशील है और दिन भी आज काफी संवेदनशील है, जुमे की नमाज की बात करें, आज फ्राइडे है, किस तरह की शहर की स्थितियां हैं, लॉ एंड ऑर्डर क्या है, सुरक्षा व्यवस्था किस तरह से आपको दिखती है? फिलहाल के लिए जब राजा सिंह का अरेस्ट हुआ था दोबारा कल, उस समय से अब तक पूरा प्रोटेस्टर्स का भी एकदम प्रोटेस्ट नहीं हो रहा है। हम इधर ओल्ड सिटी में है, चार मीनार के पास है। जैसे कि हम देख सकते हैं स्थिति क्या है, पूरा पेट्रोलिंग, पुलिस डिप्लॉयमेंट तो की गई है अभी इस इलाके में, और कई सारे इलाके जो पुलिस ने आइडेंटिफाई किए हैं उन सब में भी पुलिस डिप्लॉयमेंट की गई है। जैसे हम देख सकते हैं पिछले 3-4 दिनों से यही हालत है पूरा चार मीनार और इन सब आसपास के जो इलाके हैं इनमें कि पुलिस डिप्लॉयमेंट की गई है। आरएएफ पर्सनल्स को भी इधर रखे गए हैं स्टैंड बाई के लिए। जैसे प्रोटेस्ट के बारे में जब बात करेंगे, कल शाम से जब राजा सिंह का अरेस्ट हुआ था दोबारा, कल शाम से लेके अभी तक प्रोटेस्ट नहीं हो रहे। यानी एक और बात है कि एआईएमआईएम का चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी एक वीडियो रिलीज की है, जिस वीडियो में उन्होंने बात किया है कि आज जुम्मे का नमाज है और जब ये सब हो रहे हैं, आज फ्राइडे भी है, तो सबको एकदम शांति से रहना पड़ेगा, कोई प्रोटेस्ट नहीं होना वाला है। इसके एकदम एक स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स रिक्वेस्ट भी किए हैं असदुद्दीन ओवैसी ने एक वीडियो कल रात को रिलीज करके, और इसके कारण भी हम देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग जो है इधर एकदम शांति रूप से नजर बनाकर रखें। अपूर्वा, निश्चित तौर पर माहौल अच्छा ही रहना चाहिए और फिलहाल अभी तक तो शांति बनी हुई है और आगे भी उम्मीद है कि शांति बनी रहेगी। देखिए, हैदराबाद का माहौल किसने खराब किया, इसके लिए आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार चल रहा है, जारी है। आपको हम दिखाते हैं ओवैसी और राजा सिंह का बयान, जरा सुनवाते हैं, आप सुने। हमारा सबसे बड़ा यही डिमांड था कि जिस शख्स ने इस तरह की वाहियात और बकवास की है उसको फौरन कानूनी तौर पर गिरफ्तारी में लाई जाए। पुलिस पे पत्थर मारने वालों को खुलेआम असदुद्दीन ओवैसी छुड़वा रहा है, तो यहाँ की पुलिस असदुद्दीन ओवैसी के हाथ की कठपुतली बन चुकी है। खुलेआम दिख रहा है, खुलेआम नारेबाजी, खुलेआम प्रदर्शन, खुलेआम पत्थरबाजी। असदुद्दीन ओवैसी जो कि पार्लियामेंट मेंबर है, आज कम्युनल वायलेंस कराने में असदुद्दीन ओवैसी का पूरा हाथ है। चलिए, हैदराबाद की बात बढ़ते हैं आगे और अब खबर झारखंड से। जी हां, क्या झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की कुर्सी जाने वाली है?
देखिए, ये बड़ा सवाल कल से ये चल रहा है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में चुनाव आयोग ने अपनी सीलबंद रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपी है। अब सूत्रों के मुताबिक चुनाव आयोग ने राज्यपाल से हेमंत सोरेन की सदस्यता रद्द करने की सिफारिश की है। आज राज्यपाल इस पर अपना फैसला कभी भी सुना सकते हैं। क्या झारखंड का मुख्यमंत्री बदलने वाला है? क्या हेमंत सोरेन की कुर्सी चली जाएगी? अगर हां, तो कौन होगा झारखंड का सीएम? देश और दुनिया की राजनीति में दिलचस्पी लेने वाले तमाम लोगों की निगाहें झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस पर लगी हैं। अटकलें गर्म है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट केस में झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की कुर्सी जा सकती है। हालांकि कल दोपहर जब रमेश बैस दिल्ली से रांची पहुंचे तो किसी भी तरह का कोई संकेत देने से इनकार कर दिया। लाभ का पद मामले में चुनाव आयोग ने राज्यपाल को सीलबंद रिपोर्ट भेजी थी। जिस समय रांची हवाई अड्डे पर राज्यपाल मीडिया से बात कर रहे थे, उन्होंने वो लिफाफा खोला भी नहीं था। लेकिन इससे पहले ही सूत्रों के हवाले से मीडिया को ये खबर मिलने लगी कि चुनाव आयोग ने हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता को रद्द करने की सिफारिश कर दी है। आखिरी फैसला राज्यपाल को लेना है। झारखंड मुक्ति मोर्चा भ्रष्टाचार के दलदल में बनी हुई एक पार्टी है और जो इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला किया है, जो आपके माध्यम से पता चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी के केस को उसने सही साबित किया है। और सदस्यता हो जाने के बाद मेरा आग्रह होगा मुख्यमंत्री जी से कि अब भ्रष्टाचार की सीमा को समाप्त करें। उधर हेमंत सोरेन के घर पर हलचल तेज हो गई। बैठकों का दौर शुरू हो गया। आगे की रणनीति पर मंथन होने लगा। वहीं कांग्रेस नेताओं ने भी आगे के हालात पर अपनी रणनीति पर मंथन शुरू कर दिया। चुनाव आयोग का जो भी निर्णय होगा हम उसका स्वागत करेंगे। हालांकि ये भी बात उसी से छुपी नहीं है कि जिस दिन से झारखंड में महागठबंधन की सरकार बनी है, उस दिन से भारतीय जनता पार्टी हर प्रकार के तिकड़म और हथकंडे अपनाकर वहां की सरकार को कमजोर करने में और विस्थापित करने का सतत प्रयत्न कर रही है। अभी आने दीजिए, राजभवन से आने दीजिए चिट्ठी, इसके बाद ही कुछ बोलेंगे ना। सब इंटैक्ट हैं, 50 विधायक एक साथ हैं हम लोग, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इस बीच हेमंत सोरेन ने ट्वीट कर विरोधियों पर निशाना साधा। संवैधानिक संस्थानों को तो खरीद लोगे, जन समर्थन कैसे खरीद पाओगे? हैं तैयार हम, जय झारखंड। दरअसल हेमंत सोरेन की कुर्सी पर यह संकट बीजेपी की ओर से दायर एक याचिका की वजह से आया है। आरोप है कि मुख्यमंत्री रहते हेमंत सोरेन को खुद को एक खनन पट्टा आवंटित करा लिया। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नियम के तहत कोई सांसद या विधायक लाभ का दूसरा पद नहीं ले सकता। हालांकि दरअसल बीजेपी से आपत्ति आने के बाद सोरेन ने 11 फरवरी 2022 को लीज सरेंडर करके खुद को अलग कर लिया था। देखिए, सवाल है कि राजनीतिक जीवन में जहां तक मुझे जानकारी रही है कि सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट है कि माइनिंग डजंट कम अंडर द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में नहीं आता है। लेकिन अब उस पे इलेक्शन कमीशन ने क्या संज्ञान लिया है और गवर्नर साहब उसको कैसे इंटरप्रेट करते हैं, क्या उस पे कार्रवाई करते हैं, ये लेट्स वेट फॉर दैट। हम लोगों को इंतजार करनी चाहिए। फिलहाल नजरें राज्यपाल रमेश बैस पर है। सवाल बड़ा है, क्या होगा हेमंत सोरेन की कुर्सी का? सत्यजीत कुमार, रांची, आज तक। और हम इस वक्त अब सीधा रुख कर रहे हैं रांची राजभवन का। अशोक सिंघल हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद हैं। अशोक, आज काफी बड़ा दिन है झारखंड के लिए, हेमंत सोरेन के लिए, महागठबंधन सरकार के लिए। अब चूंकि गेंद राज्यपाल के पाले में है, उन्हीं को तय करना है कि हेमंत सोरेन की कुर्सी रहेगी या जाएगी। किस तरह की सरगर्मियां और हलचल है अभी झारखंड की राजनीति में? देखिए, राज्यपाल पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं कि वो क्या फैसला लेते हैं, क्योंकि चुनाव आयोग ने कल रिपोर्ट भेज दी थी हेमंत सोरेन को लेकर, क्योंकि तमाम पक्षों से बातचीत करने के बाद उन्होंने राज्यपाल के पास भेजी और राज्यपाल लीगल एक्सपर्ट से बातचीत कर रहे हैं कि आगे क्या किया जाना चाहिए, क्या हो सकता है। तो उम्मीद की जा रही है कि राज्यपाल आज अपना फैसला सुना सकते हैं कि क्या हेमंत सोरेन को डिस्क्वालीफाई करते हैं, और डिस्क्वालीफाई करते हैं तो कितने दिनों के लिए करते हैं, या उसमें कोई समय सीमा नहीं होती है। लेकिन इसमें देखने की बात यह होगी, अगर डिस्क्वालीफाई करते हैं और उसमें समय नहीं होता कि कितने दिनों के लिए, तो हेमंत सोरेन के पास ऑप्शंस कई हैं। वो तुरंत इस्तीफा देकर के दोबारा से मुख्यमंत्री पद की शपथ भी ले सकते हैं। अगर समय उसके अंदर डाल दिया गया है कि 6 महीने, 1 साल, 2 साल, तब उनको किसी और को मुख्यमंत्री बनाना पड़ेगा। लेकिन राज्यपाल क्या फैसला लेते हैं, तमाम स्ट्रेटेजी
हेमंत सोरेन की और गठबंधन सरकार की, उसी के ऊपर निर्भर करेगी। लेकिन दूसरी तरफ हेमंत सोरेन ने 11:30 बजे महागठबंधन की बैठक बुलाई है विधायकों की, इसमें जेएमएम के, कांग्रेस के और आरजेडी के विधायक उसमें मौजूद रहेंगे। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह होगी कि आज गवर्नर क्या फैसला देते हैं, उसी के बाद आगे की रणनीति तमाम, चाहे बीजेपी हो या जेएमएम हो, आप वहां पर मौजूद हैं, सूत्र क्या बता रहे हैं? मान लीजिए जैसा आप बता रहे हैं कि डेट उसमें डाल दिया गया है, उसमें कोई शर्त ऐसा रख दिया गया है कि कुछ निर्धारण समय, तारीख, जिस तरह से आप बात कर रहे हैं 3 महीने 6 महीने, तो दूसरा विकल्प क्या होगा? एज ए चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन किसका नाम आगे करेंगे? कुछ तो चल रहा होगा, क्योंकि अभी वहां पर बैठकों का दौर भी हम देख पा रहे हैं। देखिए, बिल्कुल पहली बात तो यह कि देखना होगा कि गवर्नर क्या फैसला लेते हैं। मैंने वही बात आया, अगर उन्होंने सिर्फ डिस्क्वालीफाई किया है, कोई समय उसमें नहीं रखा गया है, तब तो हेमंत सोरेन के पास दोबारा मुख्यमंत्री बनने का ऑप्शन है, क्योंकि अगर डिस्क्वालीफाई कर दिया वो इस्तीफा देंगे और विधायक दल की बैठक बुला के नेता उनको चुन लिया जाएगा और दोबारा शपथ ले सकते हैं। एक ऑप्शन सबसे पहला यही है, जिसकी उम्मीद हेमंत सोरेन और उनका गुट यही उम्मीद कर रहा है कि सिर्फ डिस्क्वालीफाई करेंगे। अगर समय दिया जाता है कि 6 महीने, 1 साल, 2 साल के लिए उनको डिस्क्वालीफाई किया जाता है, फिर उनके पास किसी न किसी और को मुख्यमंत्री चुनना होगा। और उनकी पत्नी का नाम सबसे आगे चल रहा है कि उनकी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाएंगे, परिवार के पास ही वो कुर्सी रखना चाहते हैं। उसको लेकर के गठबंधन में 2 मत है, क्योंकि कांग्रेस के कुछ विधायक नहीं चाहते हैं कि उनके परिवार के पास ये कुर्सी जाए, जेएमएम में कुछ लोगों को एतराज है। तो देखना होगा कि क्या किसी और को वो मुख्यमंत्री बनाएंगे, लेकिन उनकी कोशिश ये रहेगी कि अपनी पत्नी को ही, अगर उनको रोका जाता है, समय उसमें डाला जाता है कि इतने दिनों के लिए आप चुनाव नहीं लड़ सकते या डिस्क्वालीफाई किया जाता है, तब उनकी पत्नी को ही कोशिश की जाएगी उनकी तरफ से कि उनकी पत्नी को ही मुख्यमंत्री बनाया जाए, क्योंकि वो जेएमएम के किसी न परिवार के सदस्य के पास ही मुख्यमंत्री की कुर्सी रखना चाहते हैं। लेकिन सबसे पहले तो जरूरी ये होगा कि राज्यपाल क्या फैसला देते हैं, कि क्या सिर्फ डिस्क्वालिफिकेशन का ही आता है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। अगर समय डाल दिया गया, तब उनके पास यह चैलेंज होगा ये सबको साथ लेके चलने का कि किसको मुख्यमंत्री पद के लिए राजी करें। यानी कुर्सी सोरेन परिवार के बीच में ही रहेगी, अगर कुछ अगर मगर की स्थिति होती है तो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट में आज बड़ी सुनवाई का दिन है और आज आपको बताएं कि 5 अहम मामले हैं, जिनमें 2 पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। जी हां, पहला सबसे मामला बड़ा जो है वो चुनावी रेवेन्यू से जुड़ा हुआ है, क्योंकि चुनाव के वक्त राजनीतिक दलों द्वारा की जाने वाली मुफ्त की घोषणाओं पर रोक लगे या नहीं, इस पर सुप्रीम कोर्ट को फैसला करना है। और दूसरा मामला आपको बताएं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जुड़ा हुआ है। 15 साल पहले पुराने गोरखपुर दंगा केस में योगी आदित्यनाथ पर भड़काऊ भाषण देने का केस दर्ज करने की मांग की गई। और आपको बताएं, खास बात यह है कि आज चीफ जस्टिस एनवी रमना के कार्यकाल का भी आखिरी दिन है, इसलिए सुनवाई इस पर होनी है और आज का दिन बहुत अहम है। लेकिन चलिए आपको कुछ और डिटेल्स बताते हैं। चुनाव के मुफ्त की योजनाओं के ऐलान पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनाने वाला है फैसला, चूंकि आज का बहुत बड़ा दिन है। और भारतीय जनता पार्टी नेता अश्विनी उपाध्याय का ये याचिका, और याचिका में देखिए मुफ्त का जो वादा है उसको करने वाली पार्टियों की मान्यता रद्द करने की मांग भी है। ये याचिका है अपने आप में बड़ी। और वहीं दूसरा मामला क्या है, योगी आदित्यनाथ से जुड़ा हुआ है। दरअसल ये पूरा मामला क्या है समझिए। 2007 के गोरखपुर दंगे में योगी आदित्यनाथ पर केस दर्ज करने की यह मांग थी। अब याचिका में योगी आदित्यनाथ पर भड़काऊ बयान देने का यह पूरा आरोप है, मामला है। वहीं मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना, जस्टिस एनवी रमना की बेंच इस पर सुनवाई करने वाली है, चूंकि आज उनका आखिरी दिन भी है कार्यकाल का। सर्वोच्च अदालत में इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, यानी योगी आदित्यनाथ की सरकार की तरफ से। महाराष्ट्र विधानसभा में कल मॉनसून सत्र का आखिरी दिन था। आखिरी दिन भी शिवसेना के दोनों गुट एक दूसरे पर हमले करते हुए दिखे और शिंदे गुट के निशाने पर खासतौर से रहे आदित्य ठाकरे। बुधवार को महाराष्ट्र विधानसभा परिसर में शिवसेना के दोनों गुटों में धक्का मुक्की हुई थी, तो गुरुवार को विधानसभा के बाहर सीढ़ियों पर शिंदे गुट के विधायक कुछ इस अंदाज में आदित्य ठाकरे पर तंज कसते नजर आए। पोस्टर पर घोड़े पर बैठे आदित्य ठाकरे उल्टी दिशा में जा रहे हैं। पोस्टर में मराठी में जो लिखा है उसका हिंदी अनुवाद है महाराष्ट्र का पप्पू। आदित्य ने पलटवार करते हुए कहा कि सरकार में मंत्री पद पाने के लिए शिंदे गुट के विधायक ये तरकीबें अपना रहे हैं। कल धक्कम दुक्की, आज पर्सनल अटैक कैसे देखते हैं? ये कोई लोकशाही के चिन्ह नहीं है। अगर आप देखें जो भी वहाँ हुआ, मुझे दुख इसी बात का है कि वो आज भी
हमें टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, करने दो, मुझे उसमें कोई दुख नहीं है। लेकिन जो जनता का आवाज है, महिलाओं का आवाज हो, किसानों का आवाज हो, कोई भी वहां से उठा रहा नहीं है। अगर आज मंत्री पद के लिए वो उनको इम्प्रेस करने के लिए कर रहे होगे, करने दो, लेकिन कभी ना कभी तो जनता की आवाज सुनो। 50 करोड़ का इल्जाम लगा रहे हो, बीएमसी में करप्शन का इल्जाम लगा रहे, कौन सच है कौन? ये इल्जामों से अच्छा है चलो चुनाव को सामने जाते हैं। धन्यवाद। आदित्य ठाकरे थे हमारे साथ, जिन्होंने कहा कि पर्सनल अटैक किए जा रहे हैं, लेकिन जो करप्शन किया गया है वो छुपाया नहीं जा सकता। शिंदे गुट के जो एमएलए हैं, उन्होंने एक पोस्टर लगाया आज, उस पोस्टर में आदित्य ठाकरे की एक कार्टून बनाई गई थी, उस कार्टून के ऊपर परम पूज्य लिखा गया था, कहीं ना कहीं ब्रैकेट में पप्पू लिखा गया था। तो इसको शिवसेना एक तरह से पर्सनल अटैक के तौर पर देख रही है। इस पोस्टर के आगे 2014 में शिवसेना बीजेपी गठबंधन टूटने के लिए भी आदित्य को जिम्मेदार बताया गया और 2019 में शिवसेना के हिंदुत्व को किनारे रख सीएम की कुर्सी कब्जाने का भी दोष आदित्य के सिर पर मढ़ दिया गया। आदित्य की यात्राओं पर तंज कसते हुए कहा गया कि सत्ता जाने के बाद तुम घर घर जा रहे हो, जब सरकार में थे तब शिव सैनिकों की कीमत नहीं समझी, लोग तुम्हारे झूठे आंसुओं से पिघलने वाले नहीं है। यही नहीं, पोस्टर के आखिर में लिखा है कि युवराज अपनी दिशा भूल गए हैं। बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के साथ आदित्य ठाकरे के संबंधों पर इस लाइन के जरिए तंज कसने की कोशिश की गई। हालांकि बाहर आकर शिंदे गुट के नेता पोस्टर पर कुछ बोलने से बचते दिखे। वो अभी अगर अपने फोटो देखा होगा तो अपने दिमाग से लगाना क्या लगाना है, हम हमारा काम किया है। महाराष्ट्र विधानसभा के मानसून सत्र में बुधवार को बीजेपी और समाजवादी के बीच रजा एकेडमी को लेकर भिड़ंत हो गई। बीजेपी विधायक नितेश राणे ने कहा कि रजा एकेडमी संविधान में भरोसा नहीं रखती, जिसका समाजवादी पार्टी के विधायक रईस शेख ने विरोध किया और कहा कि ऐसा करने पर उन्हें गद्दार बोला गया। अध्यक्ष महोदय जी, इस सभागृह में मैं एक सदस्य हूं, मैं आप सब की तरह चुन के आया हुआ हूं और मेरा सम्मान या मेरा अधिकार आप सबके बराबर है। लेकिन आज जिस भाषा का प्रयोग मेरी तरफ किया गया इस सभागृह के अंदर, अगर उसकी निंदा नहीं होती है तो आज रईस शेख नहीं किसी और के लिए भी उसी भाषा का प्रयोग किया जाएगा। और अध्यक्ष महोदय, जब मुझको देखकर एक इंसान गद्दार कहता है तो मेरे लिए आपको संरक्षण के लिए खड़ा होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र विधानसभा के मानसून सत्र के आखिरी दिन औरंगाबाद का नाम संभाजीनगर और उस्मानाबाद का नाम धाराशिव करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। सीएम शिंदे ने उद्धव ठाकरे के तंज के एकनाथ शिंदे कॉन्ट्रैक्ट वाले सीएम है, इसका भी जवाब दिया। शिंदे ने कहा कि हाँ, वो कॉन्ट्रैक्ट वाले सीएम है क्योंकि उन्होंने महाराष्ट्र के विकास का कॉन्ट्रैक्ट लिया है। मुंबई से मुस्तफा शेख के साथ आज तक ब्यूरो। आम आदमी को भविष्य में राहत देने वाली खबर, जिसके मुताबिक दावा है कि आगे देश और देशवासियों को 1,45,000 करोड़ रुपए के सालाना नुकसान से बचाया जा सकेगा। आप अगर टोल बूथ पर लंबी कतार लगाकर इंतजार करके परेशान होते आए हैं तो यह खबर सिर्फ और सिर्फ आपके लिए जरूरी है। हाईवे पर टोल प्लाजा से गुजरिए तो टोल नाकों पर लगा लंबा जाम। समस्या ये कि ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और आईआईएम कलकत्ता की एक रिपोर्ट के मुताबिक टोल नाकों पर गाड़ियों के खड़े रहने से ही हर साल करीब 1 लाख करोड़ रुपए का तेल बर्बाद होता है और टोल पर जाम में फंसने के बाद गाड़ियों के वक्त पर न पहुंचने से हर साल करीब 45,000 करोड़ रुपए का नुकसान। यानी कुल मिलाकर टोल नाकों की वजह से देश को हर साल करीब 1,45,000 करोड़ का नुकसान होता है। आपकी जेब, आपके समय और देश की आर्थिक सेहत तीनों को बचाने वाली पहल जल्द देश में शुरू हो सकती है। देश में टोल प्लाजा खत्म करके नए जीपीएस सिस्टम को लागू किया जा सकता है, जिसके बारे में पिछले वर्ष संसद में सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी बता चुके हैं। मैं सदन को आश्वस्त कर दूंगा 1 साल के अंदर सब टोल निकल जाएंगे देश के। पर उसका अर्थ ये है कि टोल नहीं रहेंगे, पर आपको जीपीएस पे हमारे केवल रोड के एंट्री पर कैमरा रहेगा, जीपीएस पर आपका इमेज कैच करेगा और जहां से जाओगे वहां और जहां से निकलोगे वहां उतना ही पैसा आपसे कटेगा। न टोल होगा, न रोकेगा कोई, न कुछ होगा। और ये 1 साल के अंदर हम लोग पूरा करेंगे। नितिन गडकरी की माने तो टोल प्लाजा पर अब न जाम लगेगा, न आम आदमी का वक्त बर्बाद होगा, न ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे, बल्कि उसकी जगह जीपीएस टेक्नोलॉजी से टोल तय होगा। इसे ऐसे समझिए कि अभी प्रति 60 किलोमीटर पर टोल प्लाजा हाईवे पर होता है, यानी अभी कम से कम 60 किलोमीटर का टोल टैक्स आपको देना होता है, भले ही आप इससे कम चलें। लेकिन टोल वसूली में जीपीएस सिस्टम के बाद अगर आप
30 किलोमीटर चलकर हाईवे से उतर जाते हैं तो सिर्फ 30 किलोमीटर का ही टैक्स आपके अकाउंट से जाएगा, क्योंकि हाईवे पर एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर लगे कैमरे और आपकी गाड़ी पर लगे जीपीएस के जरिए पता चल जाएगा कि आप कुल कितने किलोमीटर हाईवे पर चले हैं। यदि जो जीपीएस सर्विसेज हमें प्रदान करने की ये सुविधा रखते हैं, यदि वो लोग तैयार है तो ऑनबोर्ड डिवाइस लगाने के लिए, तो ये पॉसिबल होगा। तो ये टोल खत्म ही हो जाएगा जब ये पूरा हो जाएगा? टोल खत्म नहीं होगा जी, टोल प्लाजा पे गाड़ियों का रुकना खत्म हो जाएगा, टोल चलता रहेगा। हाँ। टोलिंग तो सैटेलाइट बेस होगा जी, हमारे टोल प्लाजा सैटेलाइट में होगा। अच्छा, और दूसरा ये कब तक है सर, ये टारगेट कब तक रखा गया है कि? अभी तो पायलट चल रही है। एक सवाल के जवाब में संसद में सड़क मंत्री ने यह भी बताया है कि नई गाड़ियों में अब जीपीएस लग के आ रहा है और पुरानी गाड़ी में सरकारी सिस्टम जीपीएस की सुविधा मुफ्त में देगा। दिल्ली से मिलन शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।